नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। आज 19 अप्रैल को बीदर में 13 नामांकन पत्र जमा किए गए। आजाद उम्मीदवार दिनकर मोरे ने आज अपना नामांकन दाखिल करने के बाद एक भव्य रैली निकाली। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के साथ अन्याय पर संसद में सवाल नहीं उठाने के लिए देवेगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना पर निशाना साधा। कर्नाटक बीजेपी नेता का दावा, कांग्रेस शासन में डर के साए में जी रहे हिंदू। नदी में डूबी ईवीएम लेकर जा रहे अधिकारी की नाव, रुका रहा मतदान। अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से भरा नामांकन, बोले ये मेरे लिए फख्र की बात की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए बीदर में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम दिन 19 अप्रैल को बीदर लोकसभा क्षेत्र से 13 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। जयराम काशप्पा बुक्का एक गैर पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किए। महेश प्रभाकर राव गावंडे है। कलालिंग ईश्वरप्पा एक फूल विक्रेता है। गौतम मोरे, परमेश्वर पाटिल, गोपाल मारुति राम, विलास नवंदर और बसप्पा रामपुरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके उम्मीदवार मल्लिकार्जुन पाटिल ने कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया। शिवराज ने राष्ट्रीय समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। लक्ष्मीपुत्र माला ने आरपीआईबी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। 19 अप्रैल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। 22 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन है। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कुल 34 उम्मीदवारों द्वारा कुल 41 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर लोकसभा क्षेत्र के लिए आजाद उम्मीदवार दिनकर मोरे ने आज अपना नामांकन दाखिल करने के बाद एक भव्य रैली निकाली गई। यह रैली जिलाधिकारी कार्यालय शिवाजी चौक से शुरू कर बसवेश्वर चौक और अंबेडकर चौक पर यह रैली समाप्त हुई। रैली में मराठा समाज के विभिन्न संगठन शामिल रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हुबली के बीबी कॉलेज की एमसीए छात्रा नेहा हिरेमठ की नृशंस हत्या की निंदा करते हुए एबीवीपी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एबीवीपी ने कहा कि स्कूल और कॉलेज ज्ञान के मंदिर हैं। ऐसे मंदिर में सौंग हेगले की छात्रा नेहा हिरेमठ की निर्मम हत्या की घटना ने वास्तव में छात्र समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है। केएलई टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एमसीए की पढ़ाई कर रही छात्रा नेहा हिरेमठ को क्रूर जिहादी मानसिकता का व्यक्ति लव जिहाद के लिए फयाज से प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा था। इस प्यार से इनकार करने पर छात्र ने उसके कॉलेज में घुसकर बेरहमी से उस पर चाकू से 9 बार वार किए। यदि यह संभव है कि हत्यारा कॉलेज के अंदर आकर छात्र की हत्या कर दे, तो यह स्पष्ट है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। इस घटना से राज्य का छात्र समुदाय दशहत में है। पुलिस को तुरंत उचित जांच कर दोषी को कड़ी सजा दिलाकर छात्र के परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। इसके अलावा राज्य पुलिस को स्कूलों और कॉलेजों के करीब कार्रवाई करनी चाहिए और संभावित घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक के साथ हुए अन्याय के खिलाफ संसद में सवाल नहीं उठाने के लिए जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, अगर वे संसद में कर्नाटक के लोगों के मुद्दों के बारे में सवाल नहीं पूछते हैं तो हमें उनकी आवश्यकता क्यों है। देवेगौड़ा और प्रज्वल रेवन्ना दोनों ने संसद में राज्य के साथ हुए अन्याय पर आवाज उठाने का नाटक भी नहीं किया है। सिद्धरामैया ने शुक्रवार को हासन जिले के बेलूरू में प्रजाध्वनि 2 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कांग्रेस उम्मीदवार श्रेयस पटेल के लिए प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के शासन में कर्नाटक में हिंदू भय में जी रहे हैं। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा, कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार ने हनुमान ध्वज को उतार दिया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और गिरोह के शासन में हिंदू भय में जी रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जय श्री राम बोलने पर हमला करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट लागू नहीं किया गया और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। बुधवार को जय श्री राम के नारे लगाने पर एक गिरोह द्वारा 3 युवकों पर हमला करने की घटना के बाद भाजपा नेता ने कहा, मैं इस मामले के बारे में पुलिस विभाग को सचेत कर रहा हूं। हम परामर्श के बाद एक समय सीमा तय करेंगे और कल से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल राज्य में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है, जहां 26 अप्रैल और 7 मई को 2 चरणों में मतदान होगा। पाटिल ने भाजपा जेडीएस गठबंधन से मुकाबला करने के लिए अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में बात। उन्होंने कहा, 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन कमल चलाया। 2013 से 2018 के बीच सिद्धरामैया सरकार की तुलना में भाजपा के वे 4 साल सबसे खराब थे। पिछली भाजपा सरकार के कुशासन 40% कमीशन और शून्य विकास के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में हमें ऐतिहासिक 136 सीटें मिली। उन्होंने गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बनाया, जबकि 2013 से 2018 के बीच हमने 15 लाख घर बनाए। उद्यानिकी विभाग ने एक भी खेत, तालाब या ड्रिप सिंचाई नहीं दी। भाजपा शासन के दौरान सब कुछ अस्त व्यस्त था। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। असम के लखीमपुर क्षेत्र में ईवीएम की नदी में डूबने का मामला सामने आया है। बता दें कि आज पहले चरण के तहत देश भर में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में मतदान के दौरान एक ईवीएम खराब हो गया। खराब ईवीएम को बदलने के लिए एक वाहन को लेकर जा रही नाव अचानक नदी में डूब गई। अधिकारियों ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नाव डूब गई। वहीं इस घटना में उस वाहन में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम भी पानी में आंशिक रूप से डूब गई। एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वाहन का चालक और उसमें सवार चुनाव अधिकारी वाहन में पानी घुसने से पहले ही उसमें से निकल गए। अधिकारी ने बताया कि सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो एक ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद ईवीएम को बदलने के लिए एक वाहन में रखकर सादिया से अमरपुर इलाके में जा रहे थे। सादिया में रुकी एक क्विक रिस्पांस टीम ने ईवीएम लेकर वाहन चालक और एक अधिकारी को रवाना किया था। अधिकारी ने बताया कि जब एक नाव वाहन को लेकर देवपानी नदी से गुजर रही थी, तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तेज लहरें उठने लगी। पानी की तेज लहरों में फंसकर नाव डूब गई और वाहन भी आंशिक रूप से डूब गया। उन्होंने बताया कि वाहन को पानी से बाहर निकालने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का एक दल भेजा गया। वहीं बदलने के लिए ले जाई जा रही ईवीएम को भी इस घटना में नुकसान पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज से शुरू हो गए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भरा है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और कई विधायक व
कई भाजपा नेता मौजूद थे। शाह ने नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज मैंने गांधीनगर सीट से अपना नॉमिनेशन भरा है। यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि जिस सीट से एल के अडवाणी या लाल कृष्ण अडवाणी अटल जी ने प्रतिनिधित्व किया है और खुद नरेंद्र मोदी जी यहां से मतदाता है, उस सीट से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 30 साल से मैं गांधीनगर से विधायक और सांसद बना, जनता के लिए ढेरों काम किए। यहाँ के लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते हैं। मैं एक छोटे से बूथ कार्यकर्ता से सांसद तक पहुंचा हूं। मोदी से नेतृत्व में पहले सीएम और बाद में पीएम के नाते बीजेपी की सरकार ने बहुत काम किया है। 5 साल में 22,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट के काम गांधीनगर क्षेत्र में हुए। मुझे बड़ा संतोष है कि जब मैं पार्टी के लिए अपने लिए क्षेत्र की जनता से वोट मांगने आया, मुझे बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा बड़े मजबूत बहुमत से जिताया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान की तारीख भी नजदीक है। इस बीच नेता लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर ऐसी ही एक जुबानी हमला भारी पड़ता दिख रहा है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए कुछ विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर बवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनके बयान में कुछ गलत नहीं था, कोई उन्हें मराठी न सिखाए। संजय राउत ने अमरावती में कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के समर्थन में रैली के दौरान कहा था, लोकसभा चुनाव किसी डांस करने वाले या बबली हिंदी फिल्म के एक ठग के खिलाफ मुकाबला नहीं है। यह महाराष्ट्र और मोदी के बीच लड़ाई है। वह एक डांसर है, एक अभिनेता है जो कुछ इशारे करेगी, लेकिन जाल में मत फंसना। अमरावती में एनडीए गठबंधन ने नवनीत और विपक्षी दलों के गठबंधन ने बलवंत वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया है। इस लोकसभा सीट दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन का हिस्सा है। वहीं बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में इंसुलिन मुहैया कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि जेल अथॉरिटी से केजरीवाल के डाइट चार्ट की रिपोर्ट आ रही है। कोर्ट ने केजरीवाल से याचिका की कॉपी सबको देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हमको अभी अर्जी के बारे में नहीं पता है, अर्जी में क्या मांग की गई है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने ईडी को अर्जी की कॉपी दे दिया था। केजरीवाल के वकील ने कहा, केजरीवाल को 22 साल से डायबिटिक की प्रॉब्लम है, हर दिन इंसुलिन लेते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल का जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उसी डॉक्टर से कंसल्टेंट करने की इजाजत दी जाए। वकील ने कहा कि केजरीवाल की नियमित जांच हो ताकि उनका अलार्मिंग ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सके। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। दुबई में भारतीय दूतावास ने शहर में सप्ताह हुई जबरदस्त बारिश के बाद परिचालन सामान्य होने तक दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का परामर्श जारी किया है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को गैर जरूरी यात्राएं करने से बचने की सलाह दी है। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात इस सप्ताह हुई जबरदस्त बारिश से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण दुबई और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। दूतावास ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी स्थिति को सामान्य करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस बीच हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सलाह दी है कि यात्री उड़ानों की प्रस्थान तिथि और समय के संबंध में संबंधित एयरलाइन से पृष्ठ सूचना मिलने के बाद ही हवाई अड्डे से यात्रा कर सकते हैं।
फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके खेल बिगाड़ दिया है। इससे फिलिस्तीनी को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने से वंचित रह गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका की ओर से वीटो पावर करने की इजराइल ने सराहना की, वहीं फिलिस्तीनी ने इसे अनुचित और अनैतिक करार देते हुए इसकी आलोचना की है। बता दें कि सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पर बृहस्पतिवार को मतदान हुआ। इसके पारित होने पर 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा यह सिफारिश करती कि फिलिस्तीनी को इस वैश्विक संस्था के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश हैं। प्रस्ताव के समर्थन में 12 वोट पड़े, जबकि स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन ने मतदान से दूरी बना ली और अमेरिका ने वीटो किया। मसौदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसके समर्थन में सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 सदस्यों के वोट देने की जरूरत थी और यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देशों में से किसी को भी अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। पूर्ण सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने की फिलिस्तीनी की कोशिश 2011 में ही शुरू हो गई थी। फिलिस्तीनी अभी गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में उसे यह दर्जा प्रदान किया था। यह दर्जा फिलिस्तीनी को वैश्विक संस्था की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति देता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में लाए जाने वाले प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आज 19 अप्रैल को बीदर में 13 नामांकन पत्र जमा किए गए। आजाद उम्मीदवार दिनकर मोरे ने आज अपना नामांकन दाखिल करने के बाद एक भव्य रैली निकाली। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के साथ अन्याय पर संसद में सवाल नहीं उठाने के लिए देवेगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना पर निशाना साधा। कर्नाटक बीजेपी नेता का दावा, कांग्रेस शासन में डर के साए में जी रहे हिंदू। नदी में डूबी ईवीएम लेकर जा रहे अधिकारी की नाव, रुका रहा मतदान। अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से भरा नामांकन, बोले ये मेरे लिए फख्र की बात की। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।